हाय गाइस, वेरिकोज वेन के बारे में जनरल डिस्कशन जो कि पेशेंट लोगों को लगता है कि उन्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वेरिकोज वेन का डायग्नोस आप दो तरह से करते हैं। एक तो आप इंटरनेट पे पिक्चर्स देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये पेशेंट को वेरिकोज वेन है या आपके रिलेटिव को वेरिकोज वेन है, और दूसरा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी चेयर से बोलते हैं कि खड़े होकर हमें बताओ कि वो कैसा दिख रहा है। खड़े होने से जो नसें होती है जिनमें की सूजन बन जाती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट दिखने लगती है। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो वो वहीं पर दिख जाता है। अभी सवाल ये है कि वेरिकोज वेन डायग्नोस हो गया, हमको ये भी पता है कि क्यों होता है, और हमने ये सुना है कि कुछ बहुत से केसेस में तो ये जन्मजाति हमारी नसों के अंदर थोड़ी कमज़ोरी होती है जिससे की वजह से फ्यूचर में जाके ये वेरिकोज वेन या नसों में सूजन जैसा बन जाता है। या फिर जिन पेशेंट का वज़न ज़्यादा होता है या किसी को पेट के अंदर कुछ ट्यूमर वगैरह उनमें भी बन जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा होता है तो प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन होता है वेरिकोज वेन का बनना। तो वेरिकोज वेन बन गया है, अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि करना क्या है, सर्जरी करना है या गोली दवाई से ठीक हो जाएगा या कुछ एक्सरसाइज ऐसी है वो बता दो। तो देखो, हर केस के अंदर इसमें सर्जरी नहीं करी जाती है, पॉसिबल भी नहीं होती है, और अगर आप करोगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर केसेस के अंदर वेरिकोज वेन देखते ही सर्जरी नहीं करी जाती है। अगर आपको वेरिकोज वेन डायग्नोस हुआ है तो डॉक्टर आपका एक सोनोग्राफी करवाएगा पाँव का। तो उस पाँव की सोनोग्राफी में जो चीज़ें हम लोग आँख से नहीं देख पा रहे हैं वो सब दिख जाएगी, जैसे कि आपकी नसों के अंदर या खून की नस जिसमें सूजन आई है उसका साइज़ कितना है, तो वो सोनोग्राफी में उसका साइज़ पता लगा लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि इनके नसों के अंदर एक वॉल्व होते हैं, जैसे आपके नॉर्मल भी वाल्व होते हैं ना जो कि पाइप के अंदर फ्लो को सिर्फ एक डायरेक्शन में रखते हैं, तो वो देखते हैं कि नसों के अंदर भी जो नेचुरल वाल्व हैं कुदरत ने दिए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वाल्व काम कर नहीं रहे होंगे तो फिर आपका सर्जरी में कितना रिजल्ट मिलेगा वो आपको फिर कंसल्ट करके ही बता सकते हैं डॉक्टर, पहले कुछ नहीं बता पाएंगे। और इसके बाद में वो देखते हैं कि ये जो नसें आपस में जुड़ी हुई हैं इनको जो बीच बीच में छोटी छोटी नसें जोड़ती हैं उनमें भी सूजन आई है क्या। अब उन छोटी छोटी नसों में अगर सूजन आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी जो नसें हैं वो आपको बाहर से दिख रही हैं, लेकिन काफ़ी कुछ नसें ऐसी होती हैं जो काफ़ी डीप में भी होती हैं। तो जो डीप मतलब काफ़ी गहराई में नसें होती है हड्डी के पास में, उनसे ये ऊपर से दिखने वाली नसें जो होती है वो छोटे छोटे पाइप से, बहुत छोटे छोटे पाइप से आपस में जुड़ी होती हैं। इनको हम लोग कम्युनिकेटिंग वेसल्स बोलते हैं। तो अगर इस कनेक्शन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो सोनोग्राफी में ही पता पड़ता है। अगर वो सोनोग्राफी में पता पड़ जाएगा तो सर्जरी से सक्सेस जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होएगी। और ये भी होता है कि आप सर्जरी करवा लो तो फिर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम वापस आ जाएगी, या फिर जिस काम के लिए आपने सर्जरी कराई है उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे वेरिकोज वेन वाले पेशेंट सर्जरी करवाते हैं कि उनके पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, खड़े रहते हैं तो दर्द होने लग जाता है, रात के टाइम पे सोते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर इस पैर में खुजली बनने लग गई है, वहाँ पे नीले नीले धब्बे, काले रंग के धब्बे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इन सब चीज़ों के लिए वो सर्जरी करवाते हैं। तो सोनोग्राफी में अगर ये पता पड़ता है कि वो जो खून की नसें जो कि ऊपर वाली जो आपको आंखों से दिखती है चमड़ी के नीचे, उस नसों को गहराई की नसों से जोड़ रही है, उनके अंदर भी प्रॉब्लम है जिनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग वेसल्स, तो सर्जरी फिर इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी। बट ये जो होता है डिस्कशन है आपको डॉक्टर के साथ ही करना चाहिए। अब आंसर आता है कि सर फिर आप तो हर चीज़ सर्जरी, आप तो हर चीज़ में बोल रहे हो कि सर्जरी ख़राब है ख़राब है ख़राब है, तो सर्जरी फिर नहीं करानी चाहिए। तो सर्जरी हम लोग नहीं कराते ना, फिर हम सर्जरी क्यों कराएंगे जब आपने इतनी चीज़ें ख़राब बोल दी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इतनी चीज़ें ख़राब है तो ऐसा नहीं है। देखिए, आइडियल कैंडिडेट सर्जरी के लिए जो होता है ना वो हम लोग डॉक्टर पहले एग्जामिनेशन करता है पेशेंट का, वो देखता है कि हाँ इसकी जो कम्युनिकेटिंग वेसल्स है उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस पेशेंट को जो वेरिकोज वेन है ये सिंपल ऊपर से दिखाई पड़ रही है, सिर्फ उतनी ही है। इसके अलावा जो इसके साइड चैनल्स होते हैं छोटे छोटे वो सब नहीं है। स्किन जो है पाँव के नीचे, एड़ी के आसपास या घुटने के नीचे, वो उसमें कुछ भी खुजली या धब्बे नहीं बने हैं। तो ये सब चीज़ें बताती है कि जो पेशेंट है जिसको वेरिकोज वेन है, अगर हम लोग इसकी सर्जरी करेंगे तो इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसे केसेस के अंदर हम लोग सर्जरी सक्सेसफुल करते हैं, जो कि सर्जरी दो तरह से होती है। एक सर्जरी के अंदर पूरी नस को ही खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, और दूसरी सर्जरी जो कि लेज़र से ज़्यादा पॉपुलर होती है वो, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम लोग एक तार डालते हैं अंदर, और तार को नस से धीरे धीरे 5 से 10 मिनट के अंदर वो पूरी नस को गला के या सिकोड़ के बंद कर देती है। तो 2 तरह की सर्जरी होती है, बहुत ही ईजी होती है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम लोग करते हैं ये बहुत ही ईजी होती है। लेकिन वापस सुनिए इस चीज़ को जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये समझ लो एकदम फैंसी वर्ड की रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्जरी, हाँ सर ने बोला 10 मिनट में हो जाती है और बस एकदम नहीं।
सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ बैठ के ये डिस्कशन करना होता है कि क्या मैं एक उपयुक्त कैंडिडेट हूँ इस सर्जरी के लिए। दूसरा, डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपकी स्किन जो है पाँव की वो नॉर्मल है, तो हाँ आप एक उपयुक्त कैंडिडेट हो। आपकी जो कम्युनिकेटिंग वेसल्स है उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उपयुक्त कैंडिडेट हो। आपकी वेरिकोज वेन का ग्रेडिंग 4 या 5 या 6 के आसपास है तो आप उपयुक्त कैंडिडेट हो। आपको और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उपयुक्त कैंडिडेट हो। आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उपयुक्त कैंडिडेट हो। अब आपको वेरिकोज वेन है, आपका वजन है 140 किलो का, आपका पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ है और आप जा रहे हो सर्जरी कराने, तो डॉक्टर डेफिनेटली वो और आपके पाँव के अंदर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे नीले रंग के लाल रंग के धब्बे, जो खुजली वाले धब्बे होते हैं वो बन गए हैं, तो कहाँ से उसका रिजल्ट मिलेगा? आप खुद सोचिए, डॉक्टर भी कितना करेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि हम लोग पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन से पेशेंट्स के अंदर लेज़र सर्जरी बराबर है क्या। दूसरा आंसर आता है कि सर सर्जरी नहीं है तो फिर और दूसरा कुछ ऑप्शन तो होगा ना, हम क्या ऐसे ही परेशान होते रहेंगे पूरी लाइफ भर? तो नहीं, दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसके अंदर कि आपको जो वेरिकोज वेन जिस स्टेज तक आ गई है अब उससे आगे आपको बढ़ने देना नहीं है। आप उसको वापस से बैक टू नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसको आगे खराब मत होने दो, ये आप कर सकते हो। मेरी बात आपको दोबारा सुननी है, मैंने बोला है आप उसको बैक टू नॉर्मल नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस स्टेज पर अभी है उसी स्टेज पर उसको रोक लो ताकि आगे और ज़्यादा ख़राब नहीं हो, और ज़्यादा ख़राब होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमको पाँव का जो जहाँ पे कुछ जख्म है, उनको खुजली होती है, वो सब पार्ट का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। फिर हम लोग पेशेंट को क्रीम देते हैं कि वहाँ पर क्रीम लगाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट उनको बोलते हैं कि आप सॉक्स या स्टॉकिंग्स पहनिए, मतलब वो जो मोज़े होते हैं वो पहन के रखिए। अब उस मोज़े के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग पहन लेते हैं, वो मैंने कितने लोगों को देखा है, सर्जरी की टेबल पे सिस्टर होती है, ब्रदर होते हैं, और जब लंबी सर्जरी चलती है तो सब लोग पहन के रखते हैं। तो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे से नॉर्मल लोग भी जब काम पे जाते हैं उनको वेरिकोज वेन और डॉक्टर ने बोला है भाई मोज़े पहन के रखो, तो आप वो पॉलीथीन वाले या कुछ ऐसे पीवीसी के सॉक्स पहन लेते हैं और दिन भर पहने रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके अंदर पसीना बन जाता है, मॉइस्चर बनता है, इतनी खुजली होती है कि आप अल्टीमेटली 4-5 दिन के बाद उसको फेंक देते हो, बोलते हो नहीं भाई मुझे तो इससे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, और मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो फिर मैं पहन के क्या करूँगा? दिन भर मेरा दिमाग उधर रहता है कि खुजली हो रही है, दबाव पड़ रहा है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो सॉक्स या स्टॉकिंग्स होता है, स्टॉकिंग्स बोलते हैं हम लोग या मोज़े बोलते हैं, उसके साथ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब मैंने भी बहुत से पेशेंट को देखा है कि वो लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखिए टेक्निक होती है, जब आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं ना, जैसे आपका सपोज़ गार्ड का जॉब है या वॉचमैन का जॉब है, तो आप 2 घंटे कंटिन्यू खड़े मत रहिए, उस बीच में थोड़ा टाइम निकाल के बैठ जाइए, राइट। या फिर हर 5 या 6 घंटे में आपको लेट के अपनी पाँव को 45 डिग्री के एंगल पे उठा लेना है। अब आप बोलेंगे हम तो उठा नहीं पाते भाई, ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो गई, तो आप पाँव के नीचे को सपोर्ट रख दो, या फिर जो आपका पलंग होता है उसका जो बैक पैनल होता है, बैक पैनल के ऊपर पाँव को ऐसे टिका लो और ऐसा उसको 15 मिनट तक रहने दो, ताकि जो उसके अंदर खून जमा है सूजी हुई नसों में वो वापस से नीचे की साइड में जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि एक लंबे टाइम तक अगर खून का कॉलम वहाँ पर बना रहेगा खड़ी हुई पोजीशन में, खून का कॉलम, तो वहाँ से हीमोसाइडरीन पिगमेंट जो निकल के ना बाहर खून की नसों से निकल के बाहर, और वो आसपास की चमड़ी में खुजली, इचिंग और धब्बे पैदा करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमको उस पिगमेंट को रोकने के लिए, पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमको पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऐसे करिए कि आप पोजीशन जो है आपकी वो इस पोजीशन 45 डिग्री में रख लो। आप बोलेंगे सर कितनी देर रखना है सर? तो देखिए बहुत देर तक नहीं रखना है, आपको ये रखना है जैसे कि सुबह आपने 6 बजे रख लिया, उसके बाद अपने काम पे चले गए। अब काम पे डेफिनेटली किसी को टाइम जगह भी नहीं मिलती सर लेटने की, लेकिन अगर आप घर पर हैं, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो आप 12 बजे वापस से लेट जाओ, बेड का जो बैक पैनल होता है वहाँ पर ऐसे पाँव रख लो, 15 से 20 मिनट के लिए रख लो, कर जाओ। फिर शाम को 6 बजे वापस कर लो, फिर रात को सोने से पहले 9 बजे वापस कर लो। ऐसे 4 बार कर लो, तो आपका वेरिकोज वेन का प्रोग्रेशन इतना फास्ट नहीं होएगा। दूसरा, आपको जो सॉक्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होती है, वो पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्रैप बैंडेज भी पतला पतला वहाँ पे बांध सकते हो, जो कि आपको नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक लेके आना है, आपके पाँव जांघों तक लेके आना है। लेकिन फिर भी वही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा टेक्निक नहीं है, जो कि पेशेंट की कंप्लाइंस बहुत पुअर होती है। थर्ड थिंग, आप अगर आपका वजन ज़्यादा है ना, तो आप ट्राई करिए वेट लूज़ करने का, डाइट से, एक्सरसाइज से, कैसे भी करके आप वेट लूज़ करने का ट्राई करिए। चौथा, गोली से रिवर्सल नहीं होता है। तो जब गोली से रिवर्सल नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ गोली का नाम नहीं बताना चाहता हूँ जो कि आपको मिसगाइड करे। तो गोली से वेरिकोज वेन का रिवर्सल मतलब वापस से ठीक होना नहीं होता है, राइट। सो
अगर आप ये इस पूरी चीज़ को समझेंगे तो आपको दो चीज़ समझ में आएगी। एक कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अगर आपको सर्जरी का कैंडिडेट मानता है तो आपको थोड़ा और डिस्कशन करना है, सारी चीज़ें समझना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना। और दूसरा, अगर आप सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं और आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है सर्जरी, तो आप ये बाकी जो दो चीज़ें बताइए, एक्सरसाइज करना और पाँव को ऐसे करना और पाँव का इंस्पेक्शन करना, पाँव पे क्रीम लगाना, नॉर्मली उसको ध्यान से रखना, उसको हाइजीन मेंटेन रखना, ये सब करके वेरिकोज वेन को प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं। इसकी ग्रेडिंग होती है 1 to 6। अब वो ग्रेडिंग भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। 1 कैटेगरी क्या होती है, 6 कैटेगरी क्या होती है। इसमें जो कैटेगरी 1 होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलर वेन्स, मतलब वहाँ पर आपकी बहुत छोटी छोटी नसें, जो नीली नीली नसें ना, वो दिखाई पड़ेंगी। अब ऐसे केसेस के अंदर तो बिल्कुल भी सर्जरी रेटिकुलर वेन को हटाने के लिए नहीं करना चाहिए, राइट। हमको इस केस में क्या होता है, ग्रेड 1 में जो रेटिकुलर वेन में बोल रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है आम लोगों के लिए समझना। तो रेटिकुलर वेन मतलब आपको इस तरह की छोटी छोटी नसें बन गई, बाकी कहीं भी सूजन नसों की नहीं आई। अब आप सोचते हैं कि नसों की सूजन ऊपर नहीं है, अंदर हो सकती है, तो चलो सोनोग्राफी कराएं, और करानी भी चाहिए। तो सोनोग्राफी कराने से पता पड़ता है कि भाई आपकी जो ऊपर की नसें, उसमें उसका साइज़ जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलें, और जो कम्युनिकेटिंग चैनल्स है दोनों के बीच में, गहराई वाली नसों में और ऊपर वाली नसों में, उनमें थोड़ी बहुत वीकनेस है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि सर्जरी करना चाहिए या फिर नॉर्मली हम लोग ये चीज़ें करके आगे कर सकते हैं, तो फिर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा। अगर आपका इरादा सर्जरी करवाने का इसलिए है कि ये जो नीले नीले धब्बे हैं या नीली नीली वेन्स है ये ठीक हो जाए, तो ध्यान रखिए ये प्रॉपरली नहीं जाता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी आपके डॉक्टर से। बाय द वे, इतना डिस्कशन मेरे को लग रहा है बहुत है वेरिकोज वेन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि पेशेंट पूछते हैं, पेशेंट बहुत से रिपोर्ट्स भेजते हैं मेरे पुराने, मैं कंसल्टेशन के लिए बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बट नहीं, पुराने पेशेंट हैं वही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही मिलती है। तो उनको कभी 2 साल बाद भी किसी उनके रिलेटिव के लिए पूछना होता है तो पूछते हैं, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, वो बाकी लोगों को भी मैं एक जनरल में बताता हूँ। सो दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।